कल हम लोग 193 सबसेक्शन 2 और 193 सबसेक्शन 3 पर थोड़ा सा भ्रमित हो गए। बात वही थी, कुछ खास नहीं था। बाद में हमने ठंडे दिमाग से उसे बैठकर पढ़ा तो बात उतनी ही निकल रही है कि जिस भूमि पर बलवा किया गया है उसका जो स्वामी और अधिभोगी है, प्रबंधक या अभिकर्ता किसी भी ढंग से उस भूमि से संबंधित है, उसकी जो जिम्मेदारी है, जो पहले 154, ठीक है, पुरानी आईपीसी में जो 154 के अंतर्गत बताई गई थी, वो अब 193 सबसेक्शन 1 हो गया। और चूंकि वहां पर इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं गया कि आपकी भूमि पर बलवा किया गया है, बलवाई आपने, बलवे से किसी भी प्रकार का कोई लाभ ये आप नहीं ले रहे, बलवाइयों का किसी प्रकार का संरक्षण ये आपने नहीं किया, बलवाइयों की नियुक्ति और बलवाइयों को सुविधा उपलब्ध कराने में आपका कोई रोल नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी भूमि पर बलवा हुआ या बलवा होने वाला था, आपको सूचना थी, इस वजह से आपको 1000 रुपए इस दंड से दंडित करने की बात हुई है। लेकिन 155 जो पहले था और शायद 156 जो पहले था, वो 193 सबसेक्शन 2 और 193 सबसेक्शन 3 बना। और 193 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि वो भूमि या वो विषय वस्तु जिसके संबंध में बलवे का अपराध हो रहा है, ठीक है ना, आप उसके स्वामी हो, आप उसके अधिभोगी हो और आपके फायदे के लिए ही बलवा हो रहा है, क्योंकि आपका फायदा इन्वॉल्व है, ठीक है, सिर्फ आपकी भूमि पर हो रहा है, इससे बात आगे आ गई। आप उस विषय वस्तु में किसी हित का दावा करते हो या कोई हित रखते हो। हित का रखा जाना और हित का दावा करना ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। हित रखते हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि हित है वर्तमान में हमारे पास, हम उसके लिए इंटाइटल्ड हैं नहीं हैं इससे मतलब नहीं। हम कब्जे का हित अमुक विषय वस्तु में रखते हैं, हम कब्जे के लिए इंटाइटल्ड है नहीं है इससे मतलब नहीं। फिजिकल कब्जा मेरा ही है, ये माना जाएगा हम अमुक विषय वस्तु में कब्जे का हित रखते हैं। हम कब्जे के हित का दावा करते हैं, इसका मतलब फिजिकल कब्जे में हम नहीं हैं, विदिता हमें कब्जे में होना चाहिए, ऐसा हो सकता है और इस आधार पर हम उसमें दावा करना है। हम फिजिकल कब्जे में भी नहीं है और विदिता हमें कब्जे में होना भी नहीं चाहिए, फिर भी हम कब्जे का दावा कर रहे हैं, स्थिति यह भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई विदिता किसी संपत्ति में कब्जे का दावा कर रहा है तो एक बात तो तय है कि वो उस विषय वस्तु पर फिजिकल कब्जा रख नहीं रहा है। इनफैक्ट इस समय उसका उस वस्तु पर फिजिकल कब्जा नहीं है, इतना तो तय है। तो विषय वस्तु में हित होना और विषय वस्तु में हित का दावा करना ये दो अलग अलग बातें हैं। जब हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तब भी हम लोगों ने देखा था, जब हाफिल चर्चा करता है अधिकारों की तो वो ये कहता है कि कानून में कई बार आप जो आपका दावा होता है उसे भी अधिकार इस शब्द से प्रयोग, इस शब्द से ठीक है आइडेंटिफाई करते हैं। आपका सिर्फ दावा होता है और आप कहते हैं हमारा अधिकार है। आपको सिर्फ और सिर्फ ताकत मिली हुई होती है किसी बात को, ताकत यानी सामर्थ्य, आप में सामर्थ्य होती है कुछ करने या न करने की।
और आप कहते हैं मेरा अधिकार है। ठीक है, तो दावा यह भी अधिकार के रूप में कानून की दुनिया में जाना जाता है। और दावा किसी विषय वस्तु पर किसी अधिकार के संबंध में होता है। तो यहां आपका कह रहा है 193 सब सेक्शन 2 और 3 में कि आप उस भूमि के स्वामी हो या उस भूमि के अधिभोगी हो जिसके संबंध में बलवा किया जा रहा है और आपके फायदे के लिए बलवा हो रहा है। ठीक है, जिस भूमि के लिए बलवा हो रहा है, जिस भूमि के फायदे के लिए, उस भूमि के स्वामी और अधिभोगी आपके फायदे के लिए बलवा हो रहा है। या वो विषय वस्तु जिसमें आप या तो कोई हित रखते हो या हित का दावा करते हो, उस विषय वस्तु के फायदे के लिए बलवा हो रहा है और आप उस विषय वस्तु के स्वामी हो, अधिभोगी हो। तो चूंकि आप बलवे से फायदा ले रहे हो और बलवा लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है, इसलिए अब देखें एक चीज यहीं पर देखें कि बलवा कहां हो रहा है, प्राइवेट संपत्ति पर। अभी जब दंगे की बात करेंगे तो दंगा आएगा सार्वजनिक स्थान पर। ठीक है, बलवा प्राइवेट स्थान और सार्वजनिक स्थान दोनों पर हो सकता है। अभी जब आगे दंगे की बात करेंगे तो देखेंगे वो केवल और केवल सार्वजनिक स्थान पर होगा, वो प्राइवेट लैंड पर नहीं होगा। लेकिन यहां चूंकि बलवा हम लोग देख रहे हैं तो बलवा उस लैंड पर हो रहा है। 193 सब सेक्शन 1 में हमने देखा ना कि जिस भूमि पर बलवा हो रहा है उसका स्वामी अधिभोगी, उसका दायित्व 1000 रुपीज तक विस्तृत है। अगर आप पुलिस को या संबंधित प्राधिकारियों को सूचना नहीं देते, यह बलवा होने वाला है, आपको पता लग गया, तो भी आप सूचना दें, यह आपका दायित्व है। और या फिर बलवा प्रारंभ हो गया तो अपनी शक्ति पर यथा सामर्थ्य उसे दबाने का प्रयत्न करें। नहीं करते देन यू आर लाइबल फॉर द फाइन। केवल आपकी भूमि पर हुआ, आपसे कोई लेना देना नहीं, फिर भी बलवाइयों के संबंध में सूचना आपको देनी चाहिए थी, अदरवाइज आप 1000 रुपए के लिए लाइबल हैं। तो आप देख रहे हैं कि बलवा निजी भूमि पर भी संभव है। ये 190 सब सेक्शन 1 से निकल रहा है। आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी चाहिए। याद करने से क्या होगा? ठीक है ना, याद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सारी चीजों को कानून से ही निकलना चाहिए। बलवा जहां परिभाषित है वहां भी ये नहीं कहा कि बलवा होने के लिए जिस स्थान पर वो किया जाएगा वो सार्वजनिक स्थान ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। वहां स्थान संबंधी किसी आवश्यकता का वर्णन किया ही नहीं। किसमें 192 नहीं 191 इसमें परिभाषित किया है बलवा करना इसको। ठीक है, तो वहां भी स्थान संबंधी किसी आवश्यकता का वर्णन नहीं है, जबकि दंगे में स्थान संबंधी आवश्यकता आएगी, आगे देखेंगे। और यहां बलवे का अपराध निजी भूमि पर घट रहा है और चूंकि स्थान संबंधी आवश्यकता का वर्णन नहीं, इसका मतलब निजी भूमि पर भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थान यहां भी हो सकता है। और दंगे में आवश्यक रूप से डेफिनेशन में ही कह देगा सार्वजनिक स्थान पर, तो ये बेसिक अंतर आ जाएगा। तो चूंकि 193 सब सेक्शन 1 में आपका दायित्व तो सीमित है, क्योंकि आपको बलवे से कोई लाभ नहीं हो रहा है। 193 सब सेक्शन 2 में आप उस भूमि के स्वामी है, अधिभोगी है, या उस विषय वस्तु में किसी हित का दावा करते हैं या रखते हैं और आप ही के फायदे के लिए बलवे का अपराध हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे तो उसने क्या कहा था 193 सब सेक्शन 2 में, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा। सीमा हटा दी, वहां 1000 रुपए और यहां जुर्माना, केवल इतना ही कहा। और बीएनएस में हम लोगों ने देखा था, आईपीसी में भी देखा, जहां जुर्माने की अधिकतम राशि उपबंधित नहीं है, ठीक है, वहां वो अमर्यादित होगी, यानी कितना भी जुर्माना ये लगाया जा सकेगा।
तो उसने कहा जुर्माने से दंड नहीं होगा। और 193 सब सेक्शन 3 में ये जो स्वामी और अधिभोगी है किसका, उस भूमि या उस संपत्ति का जिसके फायदे के लिए बलवा हो रहा है, इसका प्रबंधक या अभिकर्ता, इसका कोई प्रबंधक है या अभिकर्ता है, उसका दायित्व। वहां भी प्रबंधक अभिकर्ता लिखा है, लेकिन वहां यह लिखा है कि यह व्यक्ति जो स्वामी या अधिभोगी है या इसका प्रबंधक और अभिकर्ता, इनमें से कोई भी। इसका मतलब वहां स्वामी उसी के एक्चुअल पोजीशन में है और बलवा हो रहा है और उसकी जानकारी में आ गया तो सूचना दे। स्वामी के एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, प्रबंधक के एक्चुअल पोजीशन में, तो वो दे। ठीक है। और ये कहता है कि प्रबंधक क्या अभिकर्ता, स्वामी, इसका दायित्व, स्वामी प्रबंधक अभिकर्ता तीनों का दायित्व वहां है। लेकिन 193 सब सेक्शन 3 में अलग से केवल प्रबंधक और अभिकर्ता, इसका दायित्व उन्होंने वर्णित किया है। शेष कोई अंतर नहीं है। ये पहले 156 था, 193 सब सेक्शन 2 155 था और वो 154 था। ठीक है। क्योंकि यहां फायदा है 193 सब सेक्शन 2 और 3 में, इसलिए यहां जुर्माने की रकम के पहले कोई धनराशि ये वर्णित नहीं की, जबकि 193 सब सेक्शन 1 में 1000 रुपए की धनराशि उन्होंने वर्णित कर दी। शेष कोई अंतर नहीं है। तो आपका 154, 155, 156 और अब 159 जो पहले सेक्शन था दंगा, इसे 159 में उन्होंने परिभाषित किया था और 160 में उसके लिए दंड की व्यवस्था की थी। अब 194 में दंगे को उन्होंने परिभाषित किया, कहा कि जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, यही बलवे में और दंगे में पहला अंतर आ गया, क्योंकि बलवे में कह रहा था 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। ठीक है, ये होने चाहिए। ये बलवे के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बलवे का अपराध चूंकि अनलॉफुल असेंबली के लोग ही करेंगे, जब अनलॉफुल असेंबली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, तब बलवे का अपराध गठित होगा। और अनलॉफुल असेंबली मिनिमम 5 और मोर देन 5 पर्सन उन्हीं से कॉन्स्टिट्यूट होगी। इसलिए यह कहा जाता है कि बलवे के लिए इसेंशियल कंडीशन यह है कि 5 और मोर देन 5 पर्सन वे होने चाहिए। लेकिन दंगे के लिए उतर 2 और मोर देन 2 पर्सन, यह कहा कि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर, लोक स्थान, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है दंगे के अपराध के लिए, वो सिर्फ इतनी ही है कि लोगों का वहां आना जाना रहता है, उन्हें वहां जाने का अधिकार है, ये नहीं कहा है। दंगे की डेफिनेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि संबंधित लोक स्थान ऐसा हो जहां लोग को आने जाने का हक ये भी हो, ये जरूरी नहीं है। उसे लोक स्थान माना जाएगा यदि वास्तव में वहां लोक अर्थात जनता या जनता का कोई वर्ग आता जाता रहता है, तो लोक स्थान माना जाएगा, भले ही सारे लोगों को वहां जाने का अधिकार न हो। जबकि हम लोग जब 292, 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाना आदि आदि ये देखेंगे, तो वहां डेफिनेशन बदलेगी, वहां कहेगा आने जाने का अधिकार यह होना चाहिए लोगों को, भले ही कुछ शर्तों पर आने जाने का अधिकार हो, यानी टिकट लेकर जाएंगे ऐसा कुछ हो। लेकिन यहां लोक स्थान का मतलब सिर्फ उस स्थान से जहां लोक जमा होता है। और लोक का अर्थ पहले आईपीसी में धारा 12 थी, अब डेफिनेशन क्लास में कहीं लोक को परिभाषित किया होगा कि लोक का अर्थ है जनता या जनता का कोई वर्ग, वो अगर आता जाता है तो उस स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, यानी लोक शांति में विघ्न पड़ना जरूरी है। केवल लड़े, लेकिन लोक शांति में विघ्न ही नहीं हुआ। ठीक है,
तो दंगा नहीं हुआ। कहता है कि जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि दंगा, वे दंगा करते हैं। लोक शांति में विघ्न पड़ा, यह जरूरी है। कई बार दो लोग लड़ते हैं और लोक शांति में विघ्न पड़ने की बजाय लोगों को मनोरंजन होता है, ठीक है, लोग मजे लेते हैं, तो कोई लोक शांति में विघ्न नहीं पड़ा, दंगा बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि दो लोग लड़ रहे हैं, और ऐसी लड़ाई अक्सर जब गाली गलौज दो लोगों में हो रहा होता है तो लोग आनंद ले रहे होते हैं, कोई लोक शांति भंग नहीं होती। इसीलिए आप देखें पुलिस आती, दो फाइट दोनों को मारती है, कैसे ही दो लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं और किसी कुछ नहीं करती। यानी करना चाहे तो नहीं कर पाएगी, ठीक है, एक दूसरे को गाली दे रहे लेकिन मार तो रहे नहीं। इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति ऐसा कार्य किया है जो कि उन्हें इस प्रकार प्रकोपित करेगा कि संभाव्य कि वे लोक स्थान की लोक शांति भंग कर दें। अरे जब रोकने वाला कोई नहीं हो, पिछले 15 मिनट से तुम दोनों एक दूसरे को गाली ही दे रहे हो, तो फिर कहां ऐसे प्रकोपित हो रहे हो कि लोक शांति भंग हो जाए। तो 504 भी तो नहीं बन रही भाई। 504 जो पहले है, जो पहले 504 है, उसमें भी तो यह लिखा है कि आप इस प्रकार, ठीक है, कोई ऐसा काम करें जिससे आप संभाव्य जानते हैं या जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रकोपित कर देते हैं या आप संभाव्य जानते हैं कि वो इस प्रकार प्रकोपित हो जाएगा कि वो दूसरे से लड़कर लोक शांति को भंग कर देगा। गाली देना इसी प्रकार का काम माना जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे ही आप किसी को गाली देते हैं तो वो इस प्रकार प्रकोपित होता है कि वो दूसरे से लोक स्थान में लड़कर उस स्थान की शांति भंग कर देगा। इसकी संभावना होती है या वाकई ऐसा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गाली देना 504 के अंतर्गत अपराध है। बाकी 504 में ये लिखा नहीं है कि गाली देना 504 का अपराध है। वहां तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि कोई ऐसा काम, ठीक है, और कोई ऐसा काम, इसमें गाली देना भी आ जाएगा। लेकिन जब पिछले 15 मिनट से आप एक दूसरे को गाली दे ही रहे हो और रोकने वाला कोई नहीं, और फिर भी लड़ नहीं रहे, तो ये एविडेंस क्या शो कर रहा है? ये एविडेंस शो कर रहा है कि गाली अन्य के लिए भले ही ऐसा काम हो जो उसे इस स्तर पर प्रकोपित कर दे कि वो तुम्हारे कंटाप धर के उस स्थान की शांति को भंग कर दे, लेकिन कम से कम तुम्हारे लिए ऐसा नहीं। इसलिए कम से कम तुम्हारे मामले में 504 आकर्षित नहीं होती और दंगा हुआ नहीं, क्योंकि लोक शांति भंग तो हुई ही नहीं। दंगा तो और आगे की बात कहता है कि दो से अधिक लोग लोक स्थान में लड़कर, यानी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति को भंग करें। और तुम्हारी शांति का भंग होना और लोक शांति का भंग होना, ये दो अलग अलग बात, ठीक है। आपने कुछ किया, उससे हमें गुस्सा आया, हमारी इंडिविजुअल पीस ये भंग हुई, और तुमने मोहल्ले में रात के 12 बजे डीजे ये चलाना शुरू कर दिया, इससे लोक शांति भंग हुई, ठीक है। तो लोक शांति का भंग होना ये दूसरी बात, और व्यक्ति विशेष की शांति भंग होना बिल्कुल अलग बात है। तो दंगे का अपराध ये अपेक्षित करता है कि देयर शुड बी सम एविडेंस जो ये इशारा करता हो कि दो लोग न सिर्फ पब्लिक प्लेस पे लड़े, बल्कि उनके द्वारा इस प्रकार लड़ाई करने के कारण से लोक शांति भंग हुई है। और अगर लोक शांति भंग होने का कोई एविडेंस नहीं है तो सिर्फ लड़ाई से दंगा नहीं होता। इसलिए जब दो लोग परस्पर सिर्फ गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को अपशब्दों का आदान प्रदान करते हैं तो लोक शांति भंग हुई यह नहीं कहा जाता। जब वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं
तब जरूर लोक शांति भंग होती है, तब लोक शांति में विघ्न पड़ता है, क्योंकि मारपीट होने से कुछ उनका बीच बचाव करने लगते हैं, तब तक ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को गुस्सा आने लगता है, हो सकता है एक आध तुम्हारे रख दे कुछ। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ये तब भंग होती है जब वे इस प्रकार लड़ना शुरू कर देते हैं कि एक दूसरे को पीटना ये भी प्रारंभ कर देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि पीटने के माध्यम से ही लोक शांति को भंग करें, लेकिन अगर लोक शांति भंग होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के कहने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दंगे का अपराध हुआ। और देखिए, आईपीसी या बीएनएस ये उपयोग में तब आएगी जब बीएनएसएस के मुताबिक लगाया गया, उसके मुताबिक यानी परिवार या एफआईआर जो लिखी है उसके आधार पर किए गए विचारण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार दिए गए साक्ष्य के आधार पर उस व्यक्ति का दोष जिसे आरोपित किया गया है युक्त संदेहों के परे साबित हो जाए, तब बीएनएस की या आईपीसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? उससे पहले बीएनएस या आईपीसी की जरूरत ही नहीं है। हां, उस रूप में जरूर रहेगी कि यह जाना जा सके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा अपेक्षित साक्ष्य के द्वारा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक किन आवश्यक संगठक तत्वों को साबित किया जाना है, इसके लिए जरूर आईपीसी की जरूरत रहेगी। लेकिन असल जरूरत आईपीसी या बीएनएस की तब शुरू होगी जब दोष साबित हो जाएगा। यानी अगर दंगे का विचारण चल रहा है तो प्रारंभिक तौर पर बीएनएस की जरूरत सिर्फ इसलिए रहेगी कि हम दंगे का अपराध व्यक्ति के विरुद्ध साबित हुआ है, ये कब माने, और ये तब माना जाएगा जब बीएनएसएस के मुताबिक हुए विचारण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार यह साबित कर दिया जाएगा कि दो व्यक्ति परस्पर न सिर्फ लड़े बल्कि उनके इस प्रकार से लड़ने पर लोक शांति भी भंग हुई, और वो लोक शांति कहां की भंग हुई? सार्वजनिक स्थान की, क्योंकि वे सार्वजनिक स्थान पर ही लड़े। और जब ऐसा होगा तब फिर बीएनएस दायित्व की बात करेगी। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि बीएनएस या आईपीसी में जो कुछ लिखा है वो सत्य हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ साक्ष्य ये जरूर होना चाहिए। तो अगर दो लोग परस्पर लड़े हैं तो आपको इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि वो लोक स्थान है। आपके कहने भर से लोक स्थान वो नहीं मान लिया जाएगा। ठीक है, ये स्थापित होना चाहिए साक्ष्य के द्वारा कि उस स्थान पर लोक अर्थात जनता या जनता का कोई वर्ग आता जाता रहता है। ठीक है, अब यह भी हो सकता है कि कोई स्थान ऐसा हो जो विशेष समय पर लोक स्थान हो, अदरवाइज लोक स्थान न हो, यह भी होता है। उन्होंने दाना मियां की मजार पर उर्स होगा। दाना मियां की मजार जो है शहर से 5 किलोमीटर दूर निर्जन स्थान में है। अब जब उर्स होगा तब तो वो लोक स्थान है, और जब उर्स नहीं होगा तो लोक स्थान नहीं है। यानी विशेष समयों पर कोई स्थान लोक स्थान हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि हर समय वो लोक स्थान न हो। तो ऐसे समय में प्रोसिक्यूशन को इस बात का एविडेंस देना पड़ेगा कि जिस डेट में वहां पर आपने झगड़ा करके उस स्थान की शांति को भंग किया था, वो डेट ऐसी थी कि उस दिन वहां मेला था। ठीक है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। शमशान लोक स्थान है, हर समय नहीं है, हर समय वहां थोड़ी ना कुछ होता है, लेकिन जब शव यात्रा लेकर लोग गए हैं तब है वो लोक स्थान। ठीक है, और वहां शव यात्रा में तुम दो लोग पहुंचे और लड़ना शुरू कर दिया, तो यह भी संभव है
कि कोई लोक स्थान ऐसा हो जो विशेष समय पर लोक स्थान हो, अन्यथा ना हो। तो स्थिति कुछ भी है, आपको यह साबित करना पड़ेगा कि दैट वाज पब्लिक प्लेस एट दैट टाइम व्हेन टू पर्सन्स, ठीक है, वर फाइटिंग विद ईच अदर, और इन दिस वे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मेड ए ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये भी आपको साबित करना पड़ेगा, और यदि ये आप साबित करते हैं तो दंगे का अपराध संबंधित व्यक्ति करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और चूंकि इन लोगों ने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, परस्पर लड़े और खाली लोक शांति भंग कर दी। ये भी तो नहीं कि एक दूसरे को, ठीक है, ढंग से चोटें पहुंचाई, लड़े और लोक शांति भंग कर दी, तो 1 महीने का इसके लिए सजा इन्हें पर्याप्त मानी जाएगी। तो कहता है जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से। ये पहले 160 था, अब उन्होंने 194 सबसेक्शन 2 ये कर दिया, ठीक है। और 195 ये जहां तक हमें याद पड़ता 152, ठीक है, और 152 और एक और इसमें होना चाहिए 156 शायद, लेकिन 156 तो 193 सबसेक्शन 3 में है। ये एक 152 है, और हो सकता है एक कोई सेक्शन इसमें और होगा, ठीक है, पुराना। कहता है लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। 150 हो सकता हो, 150 है, नया एड है, अच्छा ठीक है। यानी 195 सबसेक्शन 1 ये होगा, पुराना 152, ठीक है, और 195 सबसेक्शन 2 नया ऐड कर दिया होगा। जो भी हो आप कंपेयर कर लेंगे आईपीसी से। मेरे कहने पर ना जाइए, क्योंकि इतना हमें भी याद नहीं रहता है, और इतना हमें याद करने की कोई जरूरत है भी नहीं। वो आपकी जरूरत है, आप अपना करो जाके, ठीक है। तो आपका कहता है जो कोई किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखेरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हूं, पंचायत, ठीक है, पंचायत ना कर रहा हूं, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में बलवे का अपराध दबा रहा हो, दंगे का अपराध दबा रहा हो, या आपका विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने के लिए काम कर रहा हो, और उस समय आप क्या करते हैं, हमला करते हैं या उसके काम में बाधा डालते हैं। बाधा किस प्रकार डालते हैं, पड़ती है बाधा, नहीं पड़ती है, इस सब से कोई लेना देना नहीं। आपने बाधा डाली, बात खत्म है, कोई जरूरी नहीं बाधा पड़े, क्योंकि इस आधार पर अगर अपराधों का निर्धारण होने लगा तो हर बार जब ईश्वर की कृपा से तुम्हारे द्वारा बाधा डाले जाने के बावजूद बाधा नहीं पड़ेगी, तो तुम्हें उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि तुम अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास कर चुके। तो आपको अपनी दुष्टता के लिए कानून की निगाह क्या, एक उचित व्यक्ति की निगाह में दंडित होना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आप दंड से बचेंगे। तो इसलिए यहां पर उन्होंने इससे अपराधों का वर्णन जब करते हैं तो इससे मतलब ही नहीं कि आपने जो कुछ जिस आशय से करना चाहा वो हुआ या नहीं हुआ, इससे लेना देना नहीं। आपने करने का प्रयत्न किया, बस बात खत्म हो गई, हो गया तो दंडित होंगे आप, नहीं हुआ तो दंडित होंगे। तो कहता बाधा डालता है, ठीक है, हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा, या किसी लोक सेवक, अच्छा ऊपर वाला था, हम नीचे पढ़ने लगे, लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है, या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 25,000 रुपए से कम का नहीं होगा।
यानी मिनिमम जुर्माना प्रोवाइड किया है। ये पहले नहीं था, 25,000 रुपए से कम का हो नहीं होगा, यहां मिनिमम जुर्माना कोई नहीं था, अब इन्होंने मिनिमम जुर्माना भी इस दशा में किया है। यानी बीएनएस में एक चीज देखने को लगातार मिल रही है कि दंडों की कठोरता इन्होंने बढ़ाई है। ये मोटे तौर पर एक चीज उभर कर आ रही है, दंड कठोर होते जा रहे हैं। पहले इतने कठोर दंड नहीं, ये यूं कहें पहले भी इतने ही कठोर दंड थे, बल्कि इससे भी ज्यादा कठोर दंड थे। ये कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पहले आईपीसी कब बनी 1860 में, और 1860 में अगर लिखा 1,000 रुपए जुर्माना, तो अगर आज 1,000 रुपए की तुलना करें 1860 के, तो कम से कम ये 1 करोड़ रुपए बैठेगा। क्योंकि प्रेमचंद की कहानी पढ़ो तो 2 रुपए और 3 रुपए और 5 रुपए महाजनों से उधार लेकर आए हैं। और प्रेमचंद की कहानी वो 150 साल पहले की बात, और 1860 तो बहुत पहले की बात हो गई। और आईपीसी अभी हटी आपका कौन 1 जुलाई 2024, तो 1 जुलाई 2024 से पहले 1,000 रुपए और 1860 में 1,000 रुपए, इसकी तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि 1860 आईपीसी में तो कठोरतम दंड था, कठोरतम। उस तुलना में देखें तो आज का दंड कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस समय बनी उससे देखेंगे ना, और आज 25,000 रुपए इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो यहां कहता 25,000 रुपए से कम का नहीं होगा, ये इन्होंने मिनिमम यहां प्रोवाइड कर दिया। और ये 195 सबसेक्शन 2 ये नया लाए हैं, कहता जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा, या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देगा या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से है। हाँ, 152 को 2 भाग में ले आए, ठीक है। यहां प्रश्न है, ऊपर डालता है, ठीक है। तो दोनों जगह उन्होंने अलग अलग कर दिया है। 152 पहले एक साथ था, अब 152 को तोड़कर 2 सेक्शन बना दिए, 152 195 1 और 195 2। और 152 का सबसेक्शन 1 जो है वो, सॉरी 195 सबसेक्शन 1 जो है वो काम के पूर्ण हो जाने की स्थिति इसका वर्णन करता है, उसके लिए सजा। और जब अपूर्ण रह जाए, अर्थात आपकी ओर से प्रयास हो किंतु पूरा ना हो बल्कि प्रश्न हो, सिर्फ तब 195 सबसेक्शन 2, और उसमें कह रहा है कि अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जुर्माने में भी लीनियंसी है और कारावास में भी लीनियंसी दिखाई दे रही है 195, ठीक है। और ये पहले 153A और 153B ये अपराध, 196 और 197 जो पहले 153A और 153B ये अपराध होते थे। और ये कोई विशेष अपराध नहीं, सामान्य सी बात, बोले गए लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यरूपणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से, यानी प्रकारों का वर्णन, यानी 153A और 153B के जो अपराध है वे किन माध्यमों से किए जा सकेंगे उनका वर्णन किया है। 153A में भी यही है, और अगर होगा तो 153B में भी यही होगा। सूचन मतलब सिर्फ यह अपराध किन माध्यमों से किया जा सकेगा उसका वर्णन, संसूचना के माध्यम से या अन्यथा। अन्यथा शब्द ने हर माध्यम ये शामिल कर लिया। लेकिन प्रारूपण की बहुत पुरानी विधि है कि जो अत्यंत लोकप्रिय तरीके होते हैं अपराध के करने के या किसी भी काम को करने के, वो अभिव्यक्त रूप से सेक्शन में वर्णित कर देते हैं। तो चूंकि 153A या 196 का जो अपराध है वो इन माध्यमों से जो इसमें उल्लिखित हैं अभिव्यक्त रूप से, अक्सर उन्हीं माध्यमों से किया जाता है, इसलिए उनका अभिव्यक्त उल्लेख शेष आगे अन्य कोई माध्यम खोज लिया जाए या छूट गया हो तो या अन्यथा
इस शब्द के प्रयोग के साथ सारे माध्यम उन्होंने ले लिए। विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच, ठीक है, यहां समुदाय का अर्थ, ठीक है, सजाति के नियम के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे समुदाय डॉक्टर भी है, समुदाय वकील भी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर या वकील ये पेशे के आधार पर संगठित समुदाय हैं। ठीक है, यहां पर आप जब सजाति का नियम लगाएंगे तो कहता धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूह, जातियों या समुदायों, ठीक है, तो यहां समुदाय का अर्थ धार्मिक या जातीय आधार पर संगठित समुदाय इसी से लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहां श्रमिक वर्ग, डॉक्टर, वकील, इस आधार पर जिन समुदायों का संगठन होता है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सजाति का नियम लागू होगा। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि हम आपसे कहें कि ये 100 रुपए ले जाओ, मिठाई ले लेना, टॉफी ले लेना, फल ले लेना, और जो बचे उसका मन आए सो ले लेना। तुम टॉफी ले लो, मिठाई ले लो, फल ले लो, और जो बचे उससे जूते खरीद लो। तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने मेरा कहा माना है, क्योंकि हमने आपको जो बताया था, हमने कहा था टॉफी लेना, फल लेना और कुछ और जो खाने योग्य है, मिठाई लेना। इसका अर्थ ही हुआ कि हमने ये कहा था कि अगर कुछ पैसे बचे तो खाने योग्य कुछ और ले लेना, ये हमने कहा था। अब भले ही आप अपनी योग्यता के मुताबिक जूता खाने योग्य पदार्थ मान लें, ठीक है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर यह खाने योग्य पदार्थ नहीं माना जाएगा। आप अपनी योग्यता के मुताबिक मान सकते हैं कि हमारी तो योग्यता ये है कि हमें जूता खाने योग्य है। तो ये आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। और यहां नियम कौन सा लगा? सजाति, एक जाति है। ठीक है, तो उसने कहा धार्मिक, भाषाई, मूलवंशीय, जातीय, तो यहां समुदाय का अर्थ इसी प्रकार से निकाला जाएगा। यहां डॉक्टर, वकील आदि नहीं हो सकते। कहता जाति या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर, ठीक है, या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। या तो संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, चाहे धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति या समुदायों के आधार पर, या किसी भी अन्य आधार पर। यहां भी किसी अन्य आधार ये लिख दिया। धार्मिक, मूलवंशीय, जातीय ये हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, कि धर्म के आधार पर या उसके आधार, धर्म के आधार पर तो ये हुआ कि साहब ये अमुक पूजा पद्धति से पूजा करते हैं इसलिए ये घृणा के पात्र हैं, ये हुआ। ठीक है, धार्मिक आधार पर तो हम ये कह रहे हैं ये तो इतने गंदे लोग हैं कि इनका खाना ही खाना ठीक नहीं है, इस ढंग से उनके प्रति घृणा का संप्रवर्तन करना है। ठीक है, या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करना, ना तो अपने धर्म के आधार पर, ना मूलवंश के आधार पर, ना जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी के आधार पर नहीं, अन्य आधार। ठीक है, अन्य किसी आधार पर हम उस ढंग की बात कर रहे हैं, उनके प्रति घृणा का संप्रवर्तन कर रहे हैं, संप्रवर्तित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, जो कोई ऐसा कार्य करेगा, अब खाखंड, काखंड, खाखंड, क्योंकि सजा तो नीचे दी है, का, खा, गा तीनों के लिए कि 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों। सजा तो नीचे दी है, का, खा, गा और तीनों के लिए।
तो खा खंड में कह रहा, जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के भी सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो। यानी घड़ा का संप्रवर्तन तुम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से समुदायों के बीच जो सौहार्द है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ लिख दिया फेसबुक पर, ठीक है, गाली गलौजपूर्ण किसी समुदाय आदि के लिए, तो उस पर सौहार्द पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है, और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है। दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला और लोक प्रशांति में विघ्न भी डालता है, दोनों चीजें। या नहीं लिखा है, ठीक है, लोक प्रशांति या जिसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो। ठीक है, या पढ़ा नहीं है, लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता उसके कारण से आपके उस प्रकार से काम किए जाने के बावजूद न तो लोक प्रशांति को भंग किया और न ही उनके बीच असौहार्द पनपा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये आपके कारण तो नहीं हुआ, लोगों की बुद्धिमत्ता और सद्भाव के कारण नहीं हुआ, तो आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए, तो आपके लिए 3 साल। ठीक है, गाखंड कहता है कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा, आप अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति के लिए कोई अभ्यास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, ये एक बात है। ठीक है, और आपका आशय ये है कि इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आप आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। बिल्कुल अलग ढंग का उद्देश्य हो गया, या यह संभाव्य जानते हुए संचालित करेगा। आपको पता है कि ऐसा हो भी सकता है, तो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, कि प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, इन सब बातों की संभावना है, और फिर भी आप ऐसा धार्मिक आंदोलन, कवायद, प्रयास ये चला रहे हैं। अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा, यानी जो भाग ले रहा है उसका दायित्व, ठीक है, कि प्रशिक्षित किया जाए, यानी जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनका दायित्व। ठीक है, भाग लेने वाले किसी व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाएंगे, और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होनी संभाव्य है। आप ये जानते हैं कि इस प्रकार की आंदोलन, कवायद, ये सारी चीजें इसी आशय से चलाई जा रही हैं, और उनसे लोगों को भय या संत्रास कारित होगा, फिर भी आप उसमें जा रहे हैं या चला रहे हैं उसको, या आपको पता है कि संभाव्य है कि ऐसा हो जाए, आप इस आशय से नहीं चला रहे, इस आशय से नहीं चला रहे, लेकिन ये आपको पता है कि भले ही हम इस आशय से नहीं चला रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो व्यक्ति का हित या आपकी भावना सामाजिक हित से हमेशा नीचे है, तो आपको वैसा नहीं करना चाहिए। तो फिर 3 साल सजा, ये पहले 153 बी थी। अच्छा, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान या किसी जमाओं में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कार्य करने में लगा हुआ है करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। यानी आप धार्मिक स्थान में जाकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो वहां तो लोग जो इकट्ठा होंगे वो और भी ज्यादा उत्तेजित होंगे, तो इसलिए एक एग्रावेटिंग सिचुएशन आपने स्वयं पैदा कर दी, इसीलिए यहां दंड बढ़ गया, 5 साल हो गया। राष्ट्रीय ये 153 बी पहले अपराध था, 153 बी आईपीसी में, ठीक है, जो अब 197 के रूप में इन्होंने जोड़ा है। कहता है जो कोई किसी बोले गए, लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से, अन्यथा वही माध्यमों का वर्णन, ठीक है, ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, इस कारण से कि वे अमुक समुदाय के सदस्य हैं, इसी कारण से आप ऐसा लांछन लगा रहे हैं,
प्रकाशित कर रहे हैं, न सिर्फ लगा रहे हैं बल्कि प्रकाशित भी कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था लगाना और प्रकाशित करना दो अलग अलग बातें हैं। आप लांछन लगा रहे हैं एक बात है, आप उसका पब्लिकेशन कर रहे हैं ये दूसरी बात है। और जब मानहानि का आपने बताया था तो प्रकाशित करने पर विस्तार से बात हुई थी। प्रकाशित करने का अर्थ कि आप उसे दूसरे की जानकारी में ला रहे हैं और वो दूसरा आप नहीं है। जानकारी में लाने के लिए आपने किस साधन का उपयोग किया यह अलग बात है। आपने बोलकर दूसरे की जानकारी में लाया, लिखकर आप दूसरे की जानकारी में लाए, दृश्य रूपण इससे दूसरे की जानकारी में लाए, छाप कर लाए। साधन आपने क्या उपयोग किया पब्लिकेशन के लिए, बिल्कुल दूसरी बात। लेकिन पब्लिकेशन का मतलब ही है कि आपने दूसरे की जानकारी में मामले को रखा है, आपने पब्लिश कर दिया, प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन का जो सामान्य अर्थ आप लेते हैं वो शब्दों के माध्यम से किसी लिखने योग्य पदार्थ पर छाप देना मशीनों के माध्यम से, ये आप इसका अर्थ निकालते हैं प्रकाशन का, पब्लिकेशन का। जबकि कानून में पब्लिकेशन का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप जो जानकारी है उसे दूसरे की जानकारी में ले आ रहे हैं, बस इतना। तो आप न सिर्फ ऐसा लांछन लगा रहे हैं बल्कि प्रकाशित भी कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक समुदाय का है और इसी कारण केवल वो भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकेगा, या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकता, क्योंकि वो एक विशेष धार्मिक, जातीय, मूल वंश पर आधारित समुदाय आदि का सदस्य, केवल इसी कारण से। अथवा यह प्रख्यान करेगा, प्रख्यान मीनिंग देयर बाय यू आर मेकिंग ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट, यह प्रख्यान करना है। आपके प्रख्यान पर किसी को विश्वास करना या किसी के द्वारा विश्वास किया जाना यह जरूरी नहीं है। यू आर मेकिंग ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट मीनिंग देयर बाय यू आर गोइंग टू असर्ट, ठीक है। यह प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, इसके लिए प्रचार करेगा, ठीक है। परामर्श देगा, सलाह देगा या प्रकाशित करेगा या केवल प्रख्यान करेगा कि ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। गाखंड किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति के सदस्य या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिभाग करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिभाग या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होनी संभाव्य है। कहेगा उनकी जो बाध्यताएं हैं, यानी उस धार्मिक समूह, उस जातीय समूह, उस मूलवंशीय समूह के नाते जो उनका ऑब्लिगेशन है, जो उन्हें करना ही पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में इस प्रकार से सलाह देगा, परामर्श करेगा, अभिभाग करेगा, अपील करेगा कि उनकी उस बाध्यता के पालन से उनके बीच और समुदाय के अन्य सदस्यों के बीच घृणा या शत्रुता की भावनाएं पैदा होती है, ठीक है। उनकी अपनी बाध्यता है वैसा करना। धार्मिक, मूलवंशी, जाति है, उनका छठ की पूजा करते हैं, गंदा कर देते हैं घाट। अब उनकी बाध्यता है छठ की पूजा करना और आप ये कह रहे हैं, इसके कारण से परस्पर वैमनस्य की भावना पैदा हो रही। और घाखंड कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या, भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है। भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है। यानी आप जो मिथ्या या भ्रामक जानकारी दे रहे हो
उसके आधार पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा ये खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, एक जगह भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, हालांकि भारत के विरुद्ध रचा जाएगा तब तो मामला महाराज जी के विरुद्ध अपराधों पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भारत की संप्रभुता ये विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है, एकता विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है, अखंडता या सुरक्षा ये विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है। और आप उसके बारे में या तो ये बता रहे हो कि नहीं हो रहा है, तो भी आप मिथ्या भ्रामक जानकारी दे रहे हो, ठीक है, और या नहीं हो रहा है और आपको मालूम है कि इस प्रकार की हमने जानकारी दी, लोक सेवक इनके खिलाफ काम करना शुरू करेंगे। भाई आखिर लोक सेवक आपके द्वारा दी गई सूचना की जांच तो करेंगे ही, क्योंकि जांच ना करें और वाकई वैसा हो जाए तो उनके ऊपर बात आएगी कि भाई आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसकी सत्यता की जांच क्यों नहीं की, ठीक है, और आपके जांच न करने का परिणाम यह हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और अगर वो जांच करें तो उस वर्ग के लोगों में एक ऐसी मानसिक दशा पैदा हो रही कि अननेसेसरी हम पे अविश्वास करते हैं, ठीक है, और लोग कहते हैं अच्छा तुम कर ही रहे तो लो अब करेंगे, ठीक है, और भारत की सुरक्षा, एकता ये खतरे में पड़ सकती है आपकी मिथ्या या भ्रामक जानकारी के कारण। तो फिर 3 साल की सजा। और उपासना स्थल या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म में लगे हुए किसी जमाव में आप ये अपराध करेंगे तो चूंकि एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस होगा, क्योंकि ये ज्यादा कठोर स्थिति होगी, तो फिर आपको 5 साल की सजा ये मिलेगी। ये आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध समाप्त हो। और इसमें जो आपका 193 सबसेक्शन 1, 2 और 3 इसमें आप पढ़े हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और लोक प्रशांति से के विरुद्ध जो अपराध हैं इनमें बलवा भले ही ना पूछा जाए, ठीक है, बलवा भले ही ना पूछा जाए, या बलवे दंगे में अंतर भले ही ना पूछा जाए, या फिर 34 और 149 यानी 190 और 3-5 इसमें अंतर भले ही मेंस में पूछा जाए, लेकिन प्री में आपसे 190 1 2 3 ये 194 यानी दंगा, 153 ए बी जो आप वर्तमान में है, आपका 197 और 196 ये हो गई। ये तो सामान्य क्रम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपका दुर्भाग्य और ये भी पूछ दी जाए तो हमें कुछ नहीं कहना है। जो 152 1 और 2 बना यानी 195 1 और 2 ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों में प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना यह भी पूछा जाता है। इसलिए चैप्टर जिस ढंग से आप लोग पढ़ते हैं उस पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। हमारे दृष्टिकोण से तो पूरी बीएनएस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जिस दृष्टिकोण से पढ़ाई करते हैं उस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। और अध्याय 12 ये आपके दृष्टिकोण से अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तो बताएंगे इसे, ठीक है। और चूंकि ये नया चैप्टर है इस पर कल बात शुरू करेंगे। देखिए